अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं इसकी मदद से, खसूसन रेडॉक्स केमिकल इक्वेशंस जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है। इससे पहले छोटी क्लासेस में हम लोगों ने बैलेंस करने का जो एक मेथड है वो डिस्कस किया हुआ है, एंड दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं तुक्के वाला मेथड, जो कभी लग भी सकता है और कभी नहीं भी लग सकता। और उसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि उस पर आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है जब आप हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक बड़ा सिस्टमेटिक और बड़ा कंपोज किस्म का मेथड है। बहुत कम वक्त में आप किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं इसकी मदद से। रेडॉक्स केमिस्ट्री के अंदर दो तरह के तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। उनमें से एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप लोगों की जो बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड डिस्कस किया गया है, तो हम भी वही डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है, इसका प्रिंसिपल फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान या किसी रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद गेन होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करता है? जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात हम पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट कि जितने इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसिंग एजेंट ने लूज करने हैं should be equal to number of electrons gained by oxidizing agent। इनकी तादाद उन इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होनी चाहिए जितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने रिसीव करने हैं। यानी अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स देना चाह रहा है, तो आगे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको वो 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये कब ऐसा हो सकता है? इसका मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए जितने एटम्स की जरूरत है, रिड्यूसिंग एजेंट के उतने एटम्स आपके पास मौजूद हों, और 6 इलेक्ट्रॉन वसूल करने के लिए जितने एटम्स की जरूरत है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, उतने एटम्स आपके पास मौजूद हैं। और दूसरी बात कि अगर एक रिएक्शन के दौरान 6 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो मस्ट वहां पर गेन भी 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आपको जो इक्वेशन दी जाएगी वहां पर ऐसा हो नहीं रहा होगा। लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद गेन होने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद से डिफरेंट नजर आएगी पहले आपको। आप खुद से उनको फिर आपस में इक्वल करेंगे। यही इस पूरे प्रोसेस की जान है, इस रूह इसी प्रोसेस की किसी एक प्रिंसिपल के अंदर जकड़ी हुई है। यूं समझ लें कि जब तक लूज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद गेन होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होगी, तब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं हो सकती। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अब ये काम हम कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं? तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने स्केलेटल इक्वेशन को लिख लेना है अपने पास। स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? स्केलेटल इक्वेशन होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन जिसको अभी तक बैलेंस नहीं किया गया। तो ऐसी इक्वेशन को आप स्केलेटल इक्वेशन कह सकते हैं। आप लोगों की बुक में सैंपल प्रॉब्लम 10.4 गिवन है। मैं इस इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए साथ साथ उस सैंपल प्रॉब्लम को भी डिस्कस करता जाऊंगा, ताकि आपको जस्ट एक थ्योरी का एक बोरिंग सा पोर्शन ना लगे, बल्कि साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन भी हम देखते जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट इसने कहा कि आपने स्केलेटल इक्वेशन को लिख लेना है सबसे पहले। तो सैंपल प्रॉब्लम 10.4 के अंदर जो स्केलेटल इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं। उसने दिया हुआ है कि पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, और आपको हासिल होता है KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। अब ये जो एक रा फॉर्म में इक्वेशन उसने दी है, जो अभी बैलेंस नहीं हुई, तो इस इक्वेशन को आप स्केलेटल इक्वेशन का नाम देते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्केलेटल इक्वेशन को नोट कर लिया, ये आपका पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में वो कहता है कि राइट ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑन टॉप ऑफ ईच एलिमेंट। इस स्केलेटल इक्वेशन के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, आप उनकी टॉप के ऊपर उनका ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करते जाएं। जितने भी एलिमेंट्स यहां पे मौजूद हैं, सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स हम लिखेंगे। इसके लिए हम इस इक्वेशन को दोबारा नोट कर लेते हैं। Cr2O7 प्लस HCl, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है KCl प्लस CrCl3 H2O
प्लस Cl2। इसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स अलॉट कर देने हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे मालूम करते हैं, इसके लिए भी हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर में। तो उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, तो आपने उसको भी साथ में चेक कर लेना है अगर आपको नहीं पता तो। ऑक्सीडेशन नंबर्स मालूम करने के लिए हमने ये कहा था कि कुछ एलिमेंट्स के फिक्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ पर पोटेशियम है, इसका फिक्स होता है +1, तो हम यहाँ पर +1 लिख देते हैं। ऑक्सीजन है तो इसका यूजुअली -2 होता है, कभी कभार चेंज भी हो सकता है, ज्यादातर -2 होता है, तो इधर हम -2 लिख देते हैं। ये जो क्रोमियम है ये एक ट्रांजिशन मेटल है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता, ये हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। K2Cr2O7, हमने रूल पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन तमाम के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम 0 के इक्वल होना चाहिए। तो दिस शुड बी इक्वल टू 0। 2 पोटासियम है, एक का चार्ज +1 है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, एक का चार्ज -2 है, जवाब इनका 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा +2 क्रोमियम -14 इज इक्वल टू 0, -14 +2 तो ये बच जाएगा -12 इज इक्वल टू 0, एंड क्रोमियम इज इक्वल टू -12 दूसरी साइड पर जाकर +12 हो जाएगा, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो +6 आपको हासिल होगा। इट मीन्स कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर है वो क्या है, +6 है। तो हम यहाँ पर इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन कर देते हैं +6। नेक्स्ट हाइड्रोजन ये +1 और क्लोरीन -1 शो करेगा, पोटासियम +1 शो करेगा, क्लोरीन -1। यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम्स मौजूद हैं, एक क्लोरीन का जो चार्ज है दैट इज -1, तो 3 क्लोरीन का टोटल चार्ज हो जाएगा -3। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्रोमियम पर होना चाहिए +3। ठीक है, इसी तरह वाटर में ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन का +1 है, ये 2 हाइड्रोजन है तो टोटल +2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये माइनस और पॉजिटिव का जो चार्ज है आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लोरीन यहाँ पर फ्री स्टेट में है तो इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 आपको हासिल होगा। तो अब इस स्टेप के अंदर हमने तमाम एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर्स उनकी टॉप के ऊपर लिख लिए। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने ये करना है कि हमने उन एलिमेंट्स की पहचान करनी है, उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है या जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन नंबर उन्हीं का चेंज होगा ना जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही होगी। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि उन एलिमेंट्स की पहचान करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। तो दोज एलिमेंट्स जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है और ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो देखें यहाँ पर क्रोमियम है, इसका +6 है, इधर इधर आकर ये हो गया है +3, तो इसमें ये चेंज आपको नजर आ रहा है। इस जगह पर क्लोराइड है -1 में और यहाँ पर वो क्लोरीन में चेंज हो गया 0 के अंदर। तो 2 एलिमेंट्स हैं क्रोमियम एंड क्लोरीन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स में चेंज आपको नजर आ रहा है जब ये प्रोडक्ट साइड पे आप इनको देखते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा यही इक्वेशन लिखनी है और सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर जाहिर कर देने हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। बाकी वाले एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर जाहिर करने की अब जरूरत नहीं रही, पहले हमें लिखने पड़े ताकि हमें पता चल सके कि कौन से एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं। अब हमें दोबारा से इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं और इस इक्वेशन में सिर्फ वही ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखेंगे जिनके अंदर तब्दीली आ रही थी। K2Cr2O7 प्लस HCl, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है KCl CrCl3 H2O प्लस Cl2। अब क्रोमियम का आप लिखेंगे यहां पर दैट वाज +6, यहां पर इसका हो गया +3, क्लोरीन का -1 यहां पर हो गया 0। अब आप देखें कि इसका चार्ज है +6, यहां पर है +3, तो आप देख सकते हैं कि एक एटम जो था वो +6 से +3 में जा रहा है। इट मींस एक एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, लेकिन यहां पर तो 2 एटम है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 × 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इसने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, रिडक्शन हो रही है क्योंकि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, +6 से +3 में आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में जब डिक्रीज आता है उसको आप रिडक्शन कहते हैं। तो ये 2 एटम्स रिड्यूस हो रहे हैं, एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद 6 हो जाएगी। इधर अगर आप लूज करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो ये एक एटम है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इस वक्त तक 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है,
और ऑक्सीडेशन इसको हम कह सकते हैं। अब आपने क्या देखना है, इधर आपने करना है कि इनको इक्वेट कर दें, इनको आपस में बराबर कर दें, जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो आप कैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बराबर कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद सूटेबल नंबर। इनको आपने मुनासिब नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई विद सूटेबल नंबर। तो जब आप एक मुनासिब नंबर के साथ किसी एक को या बाजू का दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन हो रहे थे उनकी तादाद बराबर हो जाएगी। दूसरी बात आप यहां पर ये कर सकते हैं कि जो इन्वॉल्व एटम्स हैं जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे हैं, उन एटम्स की तादाद भी आप इसी स्टेप में आपस में बराबर करते जाएं। आल्सो इक्वेट द इन्वॉल्व एटम्स, आल्सो इक्वेट द इन्वॉल्व एटम्स ऑन बोथ साइड्स, कि जो एटम्स ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनको भी आपने दोनों साइड्स पर आपस में बराबर कर लेना है। अब हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो हमारे पास है K2Cr2O7 प्लस HCl, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है KCl प्लस CrCl3 प्लस H2O प्लस Cl2। हमने यहां पर ये देख लिया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, 2 क्रोमियम है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और इधर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये Cl एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब आप देख सकते हैं कि गेन होने वाले इलेक्ट्रॉन टोटल में है 6, लूज होने वाला इलेक्ट्रॉन है जस्ट 1। कैसे इनको आप आपस में बराबर कर सकते हैं? अगर आप इस 1 इलेक्ट्रॉन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आप इनको आपस में इक्वल कर सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? इसका एक्चुअल में ये मतलब है कि जहां पर ये वाला Cl नेगेटिव प्रेजेंट है आपने उसके स्टार्ट में 6 लिखना है, ठीक है? जहां पर ये Cl नेगेटिव प्रेजेंट है उसके स्टार्ट में आप ये वाला 6 लिखेंगे, यहां पर आप 6 प्लेस कर देते हैं तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो इक्वल हो रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था कि आपने इधर उन एटम्स को भी आपस में इक्वेट कर देना है, बराबर कर देना है, जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। तो जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है उन एटम्स को भी आपने आपस में बराबर करना है। तो देखें इधर Cl 6 हो गए हैं, इस जगह पर अभी वो 2 है तो आप यहां पर 3 लगा दें तो अब ये भी 6 हो गए। क्रोमियम यहां पर 2 है, इधर अभी तक 1 है तो अब यहां पर भी 2 लगा दें। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल हो गए और उन एटम्स की तादाद भी इक्वल हो गई आपस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पर जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही थी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मूव करना है और इसमें आप देखेंगे कि अगर कहीं कोई ऐसी इक्वेशन वो दे देता है जिसमें इक्वेशन के एक साइड पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उसकी दूसरी साइड पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अगर एक साइड पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है और दूसरी साइड पर प्रेजेंट नहीं है तो क्या किया जाएगा? उसके लिए हम ये करते हैं कि जितने हाइड्रोजन एक साइड पर मौजूद हैं उतने हम हाइड्रोजन आयंस दूसरी साइड पर ऐड कर देते हैं और इसी तरह जितने ऑक्सीजन एक साइड पर प्रेजेंट हों उतने हम वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरी साइड पर ऐड कर देते हैं। और ये जो सिचुएशन है ये हम तब फॉलो करते हैं जब हमारे पास एसिडिक मीडियम होगा। एसिडिक मीडियम के लिए हम ये फॉलो कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि उस केस को देखना है कि जहां पर एक एलिमेंट दो बिहेवियर शो कर रहा, वन एलिमेंट टू बिहेवियर्स। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अगर एक एलिमेंट दो बिहेवियर शो कर रहा है यानी एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है एक बार रिड्यूस हो रहा है, या एक बार ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ और दूसरी बार विद नो चेंज आपको प्रोडक्ट वाली साइड पे हासिल हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस एलिमेंट को 2 बार लिखेंगे। राइट दैट एलिमेंट 2 टाइम्स, राइट दैट एलिमेंट 2 टाइम्स। उस एलिमेंट को आप 2 बार लिख दें,
रिएक्टेंट साइड पर, यानी वो जिस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उस कंपाउंड को 2 बार लिखना पड़ेगा। अभी आप इसी इक्वेशन को देखें, ये जो हमारे पास प्रेजेंट है, क्लोरीन का यहां पर -1 है, इधर 0 है, लेकिन इसी क्लोरीन का इसमें KCl में -1 होगा, Cl3 में भी -1 होगा। तो इट मींस कि ये दो तरह से बिहेव कर रहा है, एक बार इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरी बार कोई तब्दीली नहीं हो रही। तो जब इस तरह से एक क्लोरीन का एटम बिहेव कर रहा है तो आपको इसका जो कंपाउंड है वो 2 मरतबा लिखना पड़ेगा, एक बार ऑक्सीडेशन को जाहिर करने के लिए और एक बार नो चेंज को जाहिर करने के लिए। तो हम इसको 2 बार लिखते हैं, तो क्या हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगी K2Cr2O7 प्लस 6HCl। ये आपको प्रोवाइड कर रहा है KCl प्लस 2CrCl3 प्लस H2O प्लस 3Cl2। अब आपने क्या करना है कि जो HCl ऑक्सीडेशन नंबर जिस वाले क्लोरीन की तब्दील नहीं हो रही उसको आप दूसरी बार भी लिख दें, यहां पर आप उस HCl को भी नोट कर देते। ये आपके पास हो गया कि अगर एक एलिमेंट 2 बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। इसके लिए तो आपको अलग अलग बैलेंस करना पड़ेगा, ये वाला अलग से बैलेंस करना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई, तो ये वाला काम हम करेंगे कब, ये काम हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड के अंदर। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना है आपने कि ये वाले जो 3 एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन तीनों से अलावा जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हो, पहले आप उस एलिमेंट को बैलेंस कर लें इक्वेशन के दोनों साइड्स पर, और उसके बाद आपने क्या करना है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। इन तीनों को याद रखने के लिए आप ये वर्ड जो एक नबी का नाम भी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ये ज़हन में रख सकते हैं। इस तरीके से आपको ये सीक्वेंस भूलेगा नहीं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हम देखते हैं कि ना तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और इस इक्वेशन के अंदर अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा और कौन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर पोटासियम प्रेजेंट है और इसके साथ क्लोरीन प्रेजेंट है। तो हम पहले पोटासियम को बैलेंस कर लेते हैं। पोटासियम यहाँ पर 2 हैं, इस साइड पर 2 होने चाहिए, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। इसी तरह अब आप क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, वो वाला क्लोरीन जो विदाउट एनी चेंज आपको हासिल हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज जो हो रहा था उसको आप बैलेंस कर चुके। तो इधर आप देखें प्रोडक्ट साइड पर आपके पास 2 क्लोरीन और यहां पर 8 क्लोरीन है। रिएक्टेंट साइड पर अभी आपके पास क्या है, सिर्फ 1 क्लोरीन था। इधर टोटल 8 हो गए, तो हम यहां पर भी 8 लगा सकते हैं। जब आप यहां पे 8 लगाएंगे तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर क्लोरीन भी इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद आप ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। ऑक्सीजन आपके पास इधर है 7, तो आप वाटर के साथ भी 7 लगा देंगे ताकि दोनों तरफ ऑक्सीजन एटम्स बराबर हो सके। इसके बाद आप हाइड्रोजन की तरफ मूव करेंगे। हाइड्रोजन आपके पास है 14, इधर चेक करें 6 और 8, ये भी 14, तो इट मींस कि हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब आपने क्या करना है कि जिस कंपाउंड को आप 2 मरतबा लिख चुके हैं उसको आपस में ऐड करके 1 मरतबा लिखें, तो फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस 8 and 6 14 HCl और प्रोडक्ट में 2 KCl 2 CrCl3 7 H2O एंड 3 Cl2, ये आपको हासिल हो जाएगा। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में टाइप कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दें तो अच्छा हो जाएगा।